ऐसा क्या है कि लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है? तो ये जो लिपिड प्रोफाइल की जब रिपोर्ट करवाते हैं तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। स्ट्रेस और इमोशन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकते हैं? स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर सारी प्रकार की डिजीज ला सकता है। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं जिसको हम स्ट्रेस के साथ कोरिलेट नहीं करते। ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है, उसका मुख्य कारण जो आज की चर्चा में मुझे समझ में आया, खान पान तो है पर उससे कहीं ज्यादा हमारा मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी है जो हम कंटिन्यू ले रहे हैं। लेकिन लोग ना एक्सरसाइज के पीछे इतना पागल हो रहे हैं कि नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक तो वो लेट सो रहे हैं, 1 बजे सोए, फिर सुबह उठ के जिम जाना है, 5 बजे उठ गए। आपकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, रिजनरेट ही नहीं हुई, डिटॉक्स ही नहीं हुई, और आप जाके फिजिकल वर्कआउट करके बॉडी के मसल्स को और डैमेज कर। नमस्कार, इलनेस से वेलनेस की सफर में मैं नरेंद्र पांडे डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप हेल्दी रहे, मस्त रहे। मगर हेल्दी रहने के पहले आपको वेलनेस को अपनाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि इलनेस क्या है, डिसीज क्या है और वेलनेस क्या है। और शुरुआत करने के बाद जब वीडियो को अंत कर रहे थे तो डॉक्टर ने हमने 3 चीजों की बात कही थी। लोगों का ट्राइग्लिसराइड ब्लड रिपोर्ट में बढ़ रहा है, विटामिन D3 कम हो रही है और विटामिन B12 भी लोगों का डिप्लाइट हो रहा है, कम हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अपने साथियों के लिए, व्यूअर्स के लिए, कि ऐसा क्या है कि लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। पर ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के पहले ये भला क्या है ट्राइग्लिसराइड, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी, और ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल लोग कितने अवेयर हो चुके हैं कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में भी कॉमन सा जो चेकअप होता है जो हर कोई करवाता ही है साल में एक बार, वो है ब्लड टेस्ट। और ब्लड टेस्ट के अंदर एक लिपिड प्रोफाइल नाम की चीज होती है जो आजकल बहुत कॉमन यूज में आ रही है, बहुत फेमस भी हो गई। हाँ, बोलते हैं कि 35 साल के हो गए तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा लो। तो ये जो लिपिड प्रोफाइल की जब रिपोर्ट करवाते हैं तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें कुछ कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं। ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL, HDL। और हम जो है उसको देखते हैं, फिर हम गूगल पे गूगलिंग करना शुरू कर देते हैं, यार ये क्या लफड़ा है, क्या बढ़ा हुआ है, क्या कम हुआ है। जनरली लोग कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं, है ना? मतलब लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो यार मैं थोड़ा ज़्यादा फैट खा रहा हूँ और मेरा फैट ठीक नहीं है और मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और ये कोलेस्ट्रॉल मेरे को हार्ट अटैक करा सकता है या स्ट्रोक करवा सकता है। तो डेंजर जोन में आ गए ये बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल और जो ट्राइग्लिसराइड है ये दोनों अलग चीज है। देखिए, है दोनों अलग चीज़ बिल्कुल, लेकिन जनरल में लोग जो मैं देखता हूँ पेशेंट्स, वो कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा डरते हैं, ट्राइग्लिसराइड से नहीं डरते। तो लोग कहते हैं ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। बराबर। तो लोगों को कोलेस्ट्रॉल से डर लगता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड से नहीं। लेकिन जनरली उल्टा है, कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक है ट्राइग्लिसराइड। अच्छा। जो बॉडी का जो 95% फैट है, वो ट्राइग्लिसराइड में होता है और 5% कोलेस्ट्रॉल में। अच्छा, अगर ट्राइग्लिसराइड हायर रेंज में है तो रिस्क ज़्यादा है हार्ट अटैक का एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से रिस्क नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड को पहले समझना ज़रूरी है, इसीलिए हमने इस एपिसोड में ट्राइग्लिसराइड नाम की बला को समझना शुरू की। ठीक है। तो ये ट्राइग्लिसराइड है क्या? देखिए, बेसिकली बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो 2 प्रकार की फॉर्म में स्टोर होता है, एक ट्राइग्लिसराइड और एक कोलेस्ट्रॉल, राइट? यानी जब हम एक्सेसिव फैट खाएंगे, जो बॉडी को स्टोर करना है एनर्जी को, वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में करती है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर। ट्राइग्लिसराइड कहाँ स्टोर होता है? ब्लड के अंदर। और नंबर 2 स्टोरेज साइट है उसकी लीवर। ये 2 मेजर ऑर्गन होते हैं जहां पर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल स्टोर होते हैं। फिर उसके बाद जब उससे भी ज्यादा हो जाए तो ब्लड, ब्लड के बाद लीवर, लीवर के बाद फिर जितने भी एडिपोज टिश्यूज हैं जिसको हम बोलते हैं फैट सेल, पेट बाहर निकल आना, लीवर के आसपास, किडनी के आसपास, इंटेस्टाइन के आसपास ओमेंटम जो होता है उसमें स्टोर हो जाना, ये एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाता है। और ये जो फैट होता है एक्स्ट्रा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, कि आम लैंग्वेज में कहूँ। और यहाँ पर इन्फ्लामेशन शुरू होती है और ये इन्फ्लामेशन से इन्फ्लामेटरी मार्कर बढ़ते हैं। हम्म। IL1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6,
TNF अल्फा, जिन्हें हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं और ये इन्फ्लामेटरी मार्कर बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज पैदा करते हैं। हम्म दूसरी तरफ जो कहा जाता है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये जो छोटी आर्टरीज होती हैं बॉडी के अंदर, छोटी आर्टरीज कहाँ-कहाँ होती हैं? एक हार्ट के अंदर, एक ब्रेन के अंदर, तो यहाँ पर ये ब्लॉकेज पैदा कर सकते हैं। ओके। एक क्लॉट पैदा कर दिए तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है और दूसरा स्ट्रोक हो सकता है। ये मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल काम क्या है, ये क्यों बनते हैं बॉडी के अंदर? क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? मतलब एक चीज है, क्या खाने पीने से ही ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं या ऑलरेडी ये बॉडी में होते भी है? पहले तो एक चीज ये भी सोचना है, क्योंकि अगर कुछ है तो कुछ उपयोगिता होती होगी, कुछ फायदेमंद, बिल्कुल वेस्ट है। केवल केवल नुकसान ही चाहता है, कुछ फायदा भी करता है। राइट, देखिए कोलेस्ट्रॉल को अगर हम समझें तो कोलेस्ट्रॉल जो बेसिकली है वो बॉडी के अंदर कुछ काम करता है और इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब इतना अमाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल काम आता है सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। दूसरा काम करता है कोलेस्ट्रॉल जो हार्मोन्स हैं उसके प्रोडक्शन में ज़रूरी है। तीसरा कोलेस्ट्रॉल का काम है जो वो होता है, ये क्रिएट करता है बाइल सिक्रीशन में हेल्प करता है। लीवर के फंक्शनिंग के लिए, डाइजेशन के लिए बाइल सिक्रीट जो होता है, बाइल के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल है। और चौथा है विटामिन डी का प्रोडक्शन। ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो जाएगा तो ये चार चीज़ें ठीक तरीके से नहीं बनेंगी। इसी को कहा जाता है ना कि एक हेल्दी फैट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को डाइट में शामिल किया गया है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बनना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ट्राइग्लिसराइड, ये भी नॉर्मल होने चाहिए। इनका क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल का काम तो ये हो गया। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली क्या होता है, बॉडी के पास कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज होना चाहिए। पांडे जी, जैसे आप मानिए कि यहाँ से भिलाई जा रहे हैं, तो आपको पता है कितना पेट्रोल लगेगा गाड़ी में, लेकिन आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा डलवाते हो ना, बिल्कुल। ताकि रिजर्व में ना लगे गाड़ी। तो इसी प्रकार से ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है, ये बॉडी के अंदर में फैट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। यानी हम जितना खाना खाते हैं उससे जो बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट है या जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं, जितनी कैलोरीज चाहिए वो तो मिल गई, लेकिन बॉडी क्या करती है कि इमरजेंसी के लिए कुछ ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके रख लेती है। जैसे हम भी अपने घरों में अनाज स्टोर करके रखते हैं ना, कि सर्दियों के लिए, अगले मौसम के लिए चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो इसी प्रकार से बॉडी जो है, जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है जितनी पूरी हो गई, बचे हुए को फैट में कन्वर्ट कर लेती है। तो ट्राइग्लिसराइड, इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज का एक नया मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल, उसके ऊपर 3 फैटी एसिड्स कॉम्बिनेशन बना के एक मॉलिक्यूल बन गया जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये समझ लीजिए ये बॉडी का एक फैट को स्टोर करने का तरीका है। क्यों स्टोर करती है बॉडी? कि बॉडी को पता है कि अगर आपको मान लो 3 दिन तक फूड नहीं मिला, आप फास्टिंग में चले गए या कहीं ऐसी जगह चले गए जब बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल रहा है या ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, तब उस कंडीशन में ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये ब्रेक होगा। बॉडी के अंदर अपना एक मैकेनिज्म है और ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको उस समय एनर्जी मिल जाएगी। जैसे महात्मा गांधी जी फैट, जब देखिए महात्मा गांधी जी फास्ट रखते थे, अन्ना हजारे ने लंबा लंबा फास्ट रखा है। कैसे रखा? क्योंकि जो बॉडी ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा है, तो बॉडी की जो ट्राइग्लिसराइड है वो ब्रेक होकर ग्लूकोज कन्वर्शन में काम करते हैं और बॉडी को जिंदा रखते हैं। बॉडी की सारी एक्टिविटी नॉर्मल वे में चलते रहती है। ठीक, तो यानी दोनों चीजें बहुत जरूरी है। समझ में आया? अब क्या होता है, ये जो स्टोरेज है, ट्राइग्लिसराइड कहाँ स्टोर होते हैं? एक, ब्लड के अंदर, सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर स्टोर होते हैं। दूसरा स्टोर होते हैं लीवर के अंदर। तीसरा स्टोर होते हैं जहां जहां फैट इकट्ठा होता है, जैसे टमी हो गया, ओमेंटम, इंटेस्टाइन के आसपास। दूसरा जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई के चारों तरफ फैट इकट्ठा होता है ताकि आई को प्रोटेक्शन दे सके। किडनी के चारों तरफ फैट होता है। जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसके चारों तरफ फैट की लेयर होती है, ये आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, फैट बॉडी के अंदर में भी होता है ताकि आपको थर्मोजेनेसिस, ठंडी के अंदर में आपके अंदर में एक फैट बनी रहे, गर्भात महसूस होती रहे, के प्रोटेक्टिव फंक्शन है सर। प्रॉब्लम कहाँ होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जब ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, इतना नॉर्मल स्टोरेज होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तभी तो हम कहते हैं ना ब्लड टेस्ट के अंदर इतने तक नॉर्मल है। कोलेस्ट्रॉल है उनका जो नॉर्मल लेवल हो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ऐसे ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 150। हाँ, 150 के 100 से होना। तो ये जब दोनों नॉर्मल रहेंगे तब अपन कहते हैं कि ठीक है, आपका फैट कंटेंट ठीक। से ज्यादा हो गए तो फिर हम कहते हैं कि प्रॉब्लम है।
150 से 200 के बीच में आ गए ट्राइग्लिसराइड तो कहते हैं कि आपका बॉर्डर लाइन हाई, 200 से 500 के बीच में कहते हैं कि हाई है, और 500 से भी ज़्यादा हो गया तो बहुत हाई। ट्रेडियल ट्राइग्लिसराइड का जो मैं मोटा-मोटा समझा वो ये समझा कि अगर आप कुछ भी एक्सेस खाना खा रहे हो, क्योंकि अभी आपने 2 ही बात की मैंने कहा जितना मैं केमिस्ट्री को समझ पाता हूँ। एक आपने कहा कि मेन काम है ग्लूकोज़ जो हमको एनर्जी दे रही है। जो भी हम खा रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो या फैट ले रहे हो, वो बॉडी धीरे से उसको ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करती है। मगर ग्लूकोज़ अगर एक्सेसिव हो जाए, जितनी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उसको बाहर निकालता नहीं है, वो जाकर के जमा कर देता है, स्टोर करेगा। तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा कर देता है। आप 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल उस ग्लूकोज़ के साथ में अटैच हो गए। सिंपल से अगर बात साइकिज़ी कर दिया और उसके मॉलिक्यूल को फैटी एसिड में जोड़ के उसने वो मॉलिक्यूल बना दिया जो स्टोर करता है। अब वहाँ प्रोसेस करके रख दिया कि जब ज़रा सा होकर के हम भी तब निकाल लेंगे, वो उससे होगा। खाने को पैक करके रख देते ना, जैसे आजकल फ्रिज पे या रैपर लगा के रखते हैं कि ठीक है, टिफ़िन बाद में खोल के खाएँगे, गरमा-गरम रहना चाहिए। तो लगभग वो पैकेजिंग कर दिया। तो क्या मेन रोल अब मैं जो आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, जो आपने समझा दिया वहाँ तक समझ में तो बातें आ गई है और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी समझ में आ गई होगी। और एक बात ये भी है कि शायद ये बॉडी कह रही है कि भाई इतनी भी एनर्जी मेरे को मत दो कि मैं उसको जला ना पाऊँ, खपा ना पाऊँ। तो उतनी ही एनर्जी आप लो जितनी की आप खपा सकते हो, तो आगे। मगर डॉक्टर साहब ऐसी भी केसेस आते हैं कि बड़े दुबले-पतले लोग हैं, बाकायदा फिट दिखते हैं बाहर से ना, पेट भी बिल्कुल सपाट अंदर। महात्मा गांधी स्टाइल पे ही। पर उनका भी मैंने ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ देखा है और मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं, जो बिल्कुल हैवी वेट हैं, पूरा टमी भी बाहर आया हुआ है और उनका ट्राइग्लिसराइड लगभग नॉर्मल आता है। ऐसे भी देखे। तो फिर ये तो थ्योरी गड़बड़ हो गई ना कि खाने से ही ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। ये क्या होता है, जनरली हमारा एक धारणा बना हुआ है कि जो मोटा है वो अनहेल्दी है और जो लीन थिन है वो हेल्दी है। वो हेल्दी है। लेकिन जब रिपोर्ट देखते हैं कई बार, कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, लीन थिन है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए, बिल्कुल और मोटा है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आता है। तो इसके पीछे 2 टर्म से मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, एमएचओ, मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेस। एमएचओ टाइप के लोग होते हैं जो पूरे मोटे होते हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म हेल्दी होता है और उनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर आप रिपोर्ट देखोगे, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और दूसरे होते हैं टॉफी, TOFI, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड का। ये कैसे रहेंगे? दिखने में पतले दुबले दिखेंगे, लेकिन जब इनका ट्राइग्लिसराइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। और ये खुद हैरान होते हैं कि सर मैं तो कुछ नहीं खाता, ना तो मैं नॉन-वेज खाता हूँ, ना मैं फैट खाता हूँ, फिर भी मेरा ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ा हुआ है? तो फिर से वापस ट्राइग्लिसराइड के मैकेनिज्म में चलते हैं। ऐसा होता है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म डिफर करता है। आयुर्वेद भी कहता है वात पित्त कफ टाइप की बॉडी होती है, तो अलग-अलग मेटाबॉलिज्म अलग-अलग इंसान का होता है। ठीक है, अगर तो जो हम खाना खाते हैं, उसका जो कैलोरी है, वो सबसे पहले यूज़ होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में। यानी जो मेरी डेली की रिक्वायरमेंट है, उतना होने के बाद अब आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क। कोई फिजिकली बहुत एक्टिव है, इंसान है, लेबर क्लास है, जो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, उनकी पूरी कैलोरी बर्न होगी जितना उन्हें खाया। लेकिन आजकल देखिए, अगर आप, फिजिकल वर्क तो बहुत कम है। आज हम सुबह उठते हैं एक 10 बाय 10 के कमरे में, फिर छोटे से 3 बाय 3 के कमरे में चले जाते हैं जिसे हम बाथरूम कहते हैं। फिर एक दूसरे डब्बे में कैद हो जाते हैं 3 बाय 3 की, जिसे हम कार कहते हैं। कार से निकलते हैं, फिर एक 10 बाय 10 के डब्बे में कैद हो जाते हैं जिसे ऑफिस कहते हैं। और ऑफिस में 2 छोटे डब्बों में कैद हो जाते हैं, एक छोटा स्पेयर मोबाइल और एक बड़ा स्पेयर लैपटॉप। फिर रात को फिर वही कहानी शुरू। वही कहानी शुरू होती है कहीं ना। हाँ, तो कार, कुर्सी और उसके बाद फिर सोफा, यही हमारी ज़िंदगी रह गई है। तो ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही ना। बेसल मेटाबॉलिक नीड पूरी होने के बाद जो आप खाना खा रहे हो, जो बच गया सारा, वो सारा का सारा ट्राइग्लिसराइड में स्टोर हो रहा है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो ना तो नॉनवेज खाते, ना फैट खाते, लेकिन ग्लूकोज मतलब हाँ, वो जो आप नॉन-वेज खाता, पैक्ड फूड लेता है वो, ना अल्कोहल या कोई लिकर ऐसा नहीं करता है, कुछ नहीं, वेल बी लेकिन वो ग्लूकोज उतना खा रहा है, कैलोरीज इतनी खा रहा है जो उसकी बर्न नहीं हो रही हैं, और जो बची हुई कैलोरी हैं बॉडी उसको स्टोर कर दे रही है इसके अंदर में, ट्राइग्लिसराइड के पैकेट्स। ठीक है। और दूसरा वाला जो है मेटाबॉलिक हेल्दी ओबेज है, इनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है,
दिखने में भारी होते हैं ये, बॉडी के मसल्स मास ज़्यादा होता है, लेकिन फैट उतना ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा ये फिज़िकली थोड़े एक्टिव होते हैं, तो इसलिए जितना इन्होंने खाना खाया, उतना इन्होंने पचा लिया। इनकी बॉडी के अंदर वो स्टोर नहीं हुआ है, तो बीएमआर ज़्यादा है इनका, दूसरा ये एक्टिव है। तो उस कंडीशन में ये मेंटेन हो गए, ट्राइग्लिसराइड बड़े नहीं। एक और बड़ा कारण आता है, नहीं ऐसे लोग होते हैं जो दिखने में मोटे होते हैं, लेकिन उनका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। क्योंकि जो आयुर्वेद कहता है, वो कहता है कफ टाइप के जो लोग होते हैं, वो स्ट्रेस नहीं देते ज़्यादा, वो ठंडे-ठंडे, कूल-कूल होते हैं। हम्म। तो जो ऐसे लोग हैं ना, एमेच्योर जिनको मैं कह रहा हूँ, उनका मेंटल लेवल स्ट्रेस एकदम कूल है, रिलैक्स, जो होगा देखेंगे, एकदम जान दे, ऑन दे। और जो दूसरे हैं, लीन थिन, जो वात टाइप के हैं, उसमें बेसिकली क्या, वो हर टाइम एंग्जाइटी में रहते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी के साथ-साथ वरी में रहते हैं। हरी, वरी और करी। करी वो लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन हरी और वरी उनकी ज़िंदगी का पार्ट होता है। तो माइंड से बॉडी की जो सेल्स हैं, उनको एक सिग्नल मिलता है, यार ये हमेशा इमरजेंसी में है, क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए। तो बॉडी को ऐसे इमरजेंसी नहीं है, उसको पता है कि इसको खाना मिलेगा, लेकिन माइंड के लेवल पर जो हरी और वरी चल रही है, वो इमरजेंसी मोड एक्टिवेट कर देती है। बॉडी को सूडो इमरजेंसी डील लगता है, उसको लगता है कि यार इसके पास कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके रख लो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि चाहे आदमी हेल्दी भी खाना खा रहा हो, मतलब कोई फास्ट फूड नहीं ले रहा है, अल्कोहल नहीं ले रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा, नॉनवेज नहीं खा रहा, लेकिन स्ट्रेस और इमोशन ट्राइग्लिसराइड बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आपके ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गए, और स्ट्रेस की वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जिसे हम कह रहे हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टीएनएफ अल्फा, IL-1, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, और साथ ही साथ ऐसा देखा गया कि स्ट्रेस जो है आपकी जो आर्टरीज हैं, उनका जो एंडोथेलियम है, उसको डैमेज करता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो एंडोथेलियल की स्मूथ लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, वहां पे खरोच आ गए। जब तक स्ट्रेस नहीं था और एंडोथेलियल स्मूथ चल रहा था, अगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल ब्लड में घूम भी रहे हैं, तब भी वो क्लॉट नहीं करेंगे। क्लॉट कब करते हैं? जब वहां पर एंडोथेलियम पे कुछ इंजरी हुआ, और इमीडिएट ये जो कोलेस्ट्रॉल का या ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल था, वो वहां पे चिपक गया। और चिपकने के बाद, अब ये आर्टरी पतली पहले से ही थी, और स्ट्रेस की वजह से वासोकंस्ट्रिक्टर के वो और ज्यादा स्क्रीट हो रहे हैं, बोलते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, उनका प्रोडक्शन स्ट्रेस पीपल में कम हो जाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो अब स्ट्रेस पीपल में नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो गया, ये आर्टरी जैसे कंस्ट्रिक्ट हो गई, और एंडोथेलियल डैमेज हो गई। ये काफी प्रोन हो गया किसके लिए? आपके ब्लॉकेजेस के लिए। इसीलिए आजकल यंग इन लोगों में भी 25 से 50 की एज में थिन है, यंग है, लेकिन उसके बाद भी हार्ट अटैक देखने को मिले। जिम वालों को भी कोलेस्ट्रॉल और वो बढ़ता जो एक्सरसाइज जिम पे करते हैं, उनमें भी हमने पाया रिपोर्ट के अंदर में कि उनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। और ये जब आप ये कह रहे थे कि खाना बराबर खाओ, एक्सरसाइज करो, तो भी क्यों फिर वो जब एक्सरसाइज कर रहा है, खाना भी बराबर खा रहा है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहा है वो बंदा, एक्सरसाइज कितना देर कर रहा है? 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, और बाकी के जो 23 घंटे हैं, वो सेडेंटरी हैं। दूसरी चीज़, अल्कोहल इंटेक अगेन ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है। अल्कोहल के साथ जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ले रहे हो चखना की फॉर्म में, वो आपके कैलोरीज़ इंटेक बढ़ा दिए। जिम में आपने वर्कआउट तो कर लिया, उस समय कैलोरी बर्न करी, कितनी कैलोरी बर्न करी? लेकिन दिन भर जो आप एक्स्ट्रा कैलोरी, फिर लेट नाइट पार्टीज़, लेट सोना, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर देता है। ये सारी चीज़ें फैक्टर एग्रीवेट होते हैं। तो अगर हम समझें ट्राइग्लिसराइड किस-किस लेवल से बढ़ते हैं। पहला चीज़ है डाइट के अंदर में जो हाई ग्लूकोज़ लेना, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा ग्लूकोज़ खाना, कैलोरीज़। दूसरा है फैटी इंटेक, जितने भी आप फैटी फूड्स हैं, खासकर सैचुरेटेड, ट्रांस फैट अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे। देखो, यहाँ रिमाइंड कर दो कि जितने लोग पैक्ड फूड खाते हैं, वो एक बार उस रैपर पे देखें कि इसमें ट्रांस फैट की क्वांटिटी कितनी है। राइट। मेरे क्या बोलते हैं वो, सावर्निक चेतावनी के रूप में सजेशन दे देते हैं। जितने भी ऐसे पैक्ड फूड होते हैं ना, उसमें ट्रांस फैट जानबूझ के डाला जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में जल्दी ट्रांस फैट का उपयोग किया जाता है। और वो ट्रांस फैट बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। राइट। इसके बाद जो आता है वो है अल्कोहल का इंटेक। अल्कोहल पीने से भी आपकी कैलोरीज भी बन रही हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़, ठीक है। अल्कोहल के साथ साथ फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है
जैसे मैंने कहा ना, बॉडी को हमेशा इमरजेंसी मोड रखती है, वो स्टोर करते रहती है, सूडो इमरजेंसी है ये। फिर इसके बाद आती हैं कुछ मेडिसिन्स, लाइक बीटा ब्लॉकर्स हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हार्मोन्स के फॉर्म में, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर आप ले रहे हैं, वो ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म के अंदर वजह से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएँगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे किडनी डिजीज़, हाइपोथायरायडिज़्म, लीवर डिजीज़, ऐसी कंडीशन में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। ठीक है। आगे अगर बात चल रही है स्ट्रेस की, तो मैं बात करूँगा स्ट्रेस की भी, लेकिन रिपोर्ट में बात की जाती है बॉडी मार्कर की भी, तो बॉडी मार्कर की ही बात करूँगा। इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल और हैं जो मैं रिपोर्ट पे देखता हूँ। रिपोर्ट पे आता है, जब हम ट्राइग्लिसराइड की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, सर किनारे पे लिखा होता है एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, तो इसको भी समझना चाहेंगे और इसका क्या रोल है? बहुत अच्छा कहा। ये क्या है ये वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल, एसएल, एलडीएल, ये क्या भला एसडीएल भी लिख के आओ। और अगर आ गए, लोग और कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को तो समझ लिया, अब इनको क्यों समझूं मैं, क्या समझूं? तो देखिए, ये क्या है, लाइपोप्रोटीन्स हैं। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। होता क्या है, जो ट्राइग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल है, ये फैटी सब्सटेंस है, तो ये ब्लड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। हुँ। ठीक है, तो इनसॉल्युबल चीज को जैसे अपन तेल को पानी में डाल दे तो ऊपर ही पड़ा रहेगा ना। तो अब अपने को क्या चाहिए, फैट को कहाँ जाना है, बॉडी के अंदर में जाना है, कोलेस्ट्रॉल को कहाँ जाना है, सेल मेम्ब्रेन बनानी है, हार्मोन्स बनाने हैं, तो मूव करना है ना। तो मूव करने के लिए लीवर जो है कुछ लाइपोप्रोटीन्स क्रिएट करता है, और ये लाइपोप्रोटीन इसके साथ मिल जाते हैं, लिपिड और प्रोटीन की लेयर, इसके साथ ट्राइग्लिसराइड के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ, और ये इनको कैरी करते हैं इसके अंदर, ब्लड के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट मीडिया है। जैसे एलडीएल और वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स को लेके जाते हैं कहाँ पर, ब्लड के अंदर ही। इसी प्रकार से एचडीएल, एचडीएल क्या करता है, एलडीएल जो करता है, कोलेस्ट्रॉल जो लीवर के अंदर हो गया उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, टिश्यू के अंदर। और एचडीएल उल्टा करता है, टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा एचडीएल एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से निकाल के लीवर में लेके जाता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म होकर खत्म हो सके, यूज हो सके। तो इसीलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यानी वो आपका दोस्त। हमारा दोस्त है वो। और एलडीएल और वीएलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, खासकर एलडीएल, है ना। क्योंकि ये बढ़ने का मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड किस में बढ़ गए, ब्लड के अंदर बढ़ गए। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड, 96% ब्लड के अंदर स्टोर होता है, फिर उसके बाद लीवर। ठीक है। तो अब ये समझना जरूरी है कि एक तो केवल ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए रिपोर्ट में, अगर आपका एचडीएल कम आता है तब आप डबल रिस्क में हो गए। मतलब ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ और एचडीएल भी कम हो गया, अब आप ज्यादा प्रोन हो गए हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के। एक कंडीशन ये थी कि केवल ट्राइग्लिसराइड बढ़ते, एचडीएल नॉर्मल है, तो ये कम रिस्क में है। तो इसीलिए 50 से कम एचडीएल का होना और 150 से ऊपर ट्राइग्लिसराइड का होना, और एक रेशो देखा जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड अपॉन एचडीएल रेशो। अगर ये 3 से ऊपर है तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में हो जाते हैं स्ट्रोक के और हार्ट अटैक। एक रेशो और लोग बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, टमी और हिप का रेशो। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, टमी रेशो, एब्डोमिनल रेशो। तो ज्यादातर फैट कहाँ स्टोर होता है, ओमेंटम में, पेट के अंदर, जो ये सबसे बड़ी साइट होती है जहाँ पर फैट स्टोर होता है। तो एक नॉर्मल सा अगर आप देखना चाहें कि मेरा ट्रम रेशो कितना है, तो एक नॉर्मल आप इंची टेप लेकर नाभि के लेवल पर अपना एक डायमीटर मेजर कर लीजिए। ठीक है, खाली पेट भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है खाने के बाद तो गैस भर जाती है, तो खाली पेट मेजर करके देख लीजिए सुबह उठने के बाद, तो आपको पता रहेगा कितना। और दूसरा हिप के लेवल पर देखिए, जनरली दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर नहीं, इनफैक्ट ये कम होना चाहिए। अगर आपका ट्रंक रेशो ज्यादा आ रहा है हिप लेवल से, तो फिर अगेन आप फैटी कैटेगरी में आते हो। या और अगर आप पीटी टेप नहीं देखना चाहते हो, एक मिरर के सामने नेटवर्क व्यू में खड़े हो जाइए और देखिए कि आपकी चेस्ट से आगे अगर आपका टमी आ रहा है तो आपका ट्रंक रेशो अच्छा नहीं है, फैट ज्यादा है। और ट्रंकम ओबेसिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आदमी शरीर से पूरा पतला दुबला होता है लेकिन ट्रंकल ओबेसिटी ज्यादा है, तो इट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फैट ज्यादा स्टोर हो रहा है, वो ज्यादा प्रोन है एक्सीडेंट, ये जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट है उसका। मैं एग्री करता हूँ। बीच में कुछ समय पहले मैंने अपना जो एब्स था वो कम किया था, तो डाइजेशन बराबर हो रहे थे। अभी पिछले 6 महीने से फिर से पेट बढ़ गया है, तो डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कम करूँगा।
मगर एक और वर्ड आ रहा था उन लोग स्ट्रेस और बॉडी मार्कर, ये भी मैं काफ़ी कुछ सुना। तो ये क्या चीज़ है, ज़रा आप इसको समझ जाइए? लाइफस्टाइल को तो हम सब कुछ समझ रहे हैं। लाइफस्टाइल के साथ स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर सारी प्रकार की डिजीज ला सकता है। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं जिसको हम स्ट्रेस के साथ को रिलेट नहीं करते। मेडिकल साइंस में हमको पैथोफिजियोलॉजी में हर समय समझाया जाता है कि अगर आप कुछ भी याद नहीं आए ना एग्जाम में, तो आप लिख दो स्ट्रेस। हर बीमारी का कारण एक स्ट्रेस। हर बीमारी का कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस बॉडी के अंदर पूरे मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। स्ट्रेस मतलब माइंड में होता है और ब्रेन के अंदर जो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस है, दूसरा आपका जो नर्वस सिस्टम है, तीसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, चौथा आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सारे सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, इवन इम्यून सिस्टम को भी। इसलिए साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इस साइकी में अगर स्ट्रेस आया तो इम्यून, नर्वस और एंडोक्राइन तीनों गड़बड़ होंगे। ये तो अपन कई बार बात कर चुके हैं, अभी ना कुछ नए तरीके से समझा रहा हूँ कि देखिए जब स्ट्रेस आता है ना तो बॉडी के अंदर में कुछ एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल, ये हार्मोन ज्यादा बनने शुरू होते हैं। इसके साथ साथ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एंडोथेलियल डैमेज फैक्टर जो एंडोथेलियल को डैमेज कर देता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी, ईएसआर, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। ये लो ग्रेड इंफ्लेमेशन होती है जो बॉडी में चलते रहती है। डिजीज आई नहीं है, लेकिन बॉडी का जो इनर हार्मोनी था वो पूरा गड़बड़ा गया। हार्मोन्स भी गड़बड़ हो गए, नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ हो गया। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव हो गया, पैरासिम्पैथेटिक डाउन हो गया। पैरासिम्पैथेटिक करता है बॉडी को रीजनरेट, हीलिंग, और सिंपैथेटिक करता है इमरजेंसी मूव, फास्ट, फाइट और फ्लाइट। ये डैमेज करता है और ये रिपेयर करता है, लेकिन ये ओवर एक्टिव हो गया तो डैमेज होती गई, डैमेज होती गई, और हमें पता ही नहीं चल रहा है। स्लोली 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 फिर अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फिर कोई बड़ी डिसीज आ जाएगी। इवन कैंसर के साथ स्ट्रेस का रिलेशन है, हार्मोन्स के साथ स्ट्रेस का रिलेशन है, इम्यूनिटी डिक्रीज होने में स्ट्रेस का रिलेशन है। वो लाइफस्टाइल से भी बड़ा जो किलर है वो है स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा चलिए अब अंतिम पड़ाव पे चलेंगे और मैं जब गूगल में इन सब चीज़ों को सर्च करता हूँ, और क्योंकि आप भी पता है कि होलिस्टिक हेल्थ पे काम कर ही रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को साइंटिफिक वे से देखने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं जब इसे समझने की कोशिश कर रहा था तो एक वर्ड और आया था डॉक्टर साहब, वो आया था नीट। तो वो वाला नीट नहीं है ना जो लोग बार में बैठ के पीते हैं, ये कुछ और नीट है। तो डॉक्टर साहब से समझेंगे ये नीट को कैसे आप इंटरलेट करते हो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। नीट एक नई टर्मिनोलॉजी है, इसको समझिए NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ये क्या चीज है कि बेसिकली आज की डेट में हम सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। बॉडी इज बेनिफिटेड बाय मूवमेंट एंड माइंड इज बेनिफिटेड बाय स्टिलनेस। बट राइट नाउ माइंड इज हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव, एंड माई बॉडी इज लेस एक्टिव। दूसरी मैं कह रहा हूं स्मोकिंग, दूसरा मैं कह रहा हूं सिटिंग इज नेक्स्ट स्मोकिंग। अगर आप 8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो इक्वलेंट टू 8 से 10 सिगरेट के बराबर आपने डैमेज बॉडी में कर लिया। तो वो क्या रहा है कि सबको समझ में आ रहा है कि मेरा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, क्योंकि आजकल काम जो है हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप और चेयर पे ही हो गया है। घर में भी हम सोफे पे पड़े रहते हैं, इंटरनेट देखना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, बैठ कर या लेट कर ही कर, तो चल ही नहीं रही। तो घर भी तो छोटा हो गया ना। कोई छोटा हो गया, फ्लैट्स हो। पहले जो हम लोगों का जो घर होता था वो डिसमिल में बनता था, पुराना। अब हम 800 फीट के, 1000 फीट के घर पे रहना पसंद करते। सारा काम हमारा मशीनें करती है। आजकल मैं देखता हूँ हाई-फाई सोसाइटीज़ के अंदर भी और मेट्रोज़ के अंदर में सफाई करने के लिए वो रामू काका है, डिजिटल रामू काका। पैर से दबाया, वो पूरे घर की सफाई कर देता है। बिल्कुल। ठीक है? और जिन लोगों के पास डिजिटल रामू काका नहीं है, उनके पास एक फिजिकल वाले भी रामू काका हैं, और रामू काका सब काम करते हैं, सफाई भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं। साथ ही साथ जैसे आप कहा कि पानी लाके दे दीजिए, पानी भी लाके दे के देते हैं। ठीक है, सारा काम वो करते हैं और रामू काका की सेहत बढ़िया बढ़िया रहती है। और हम जो हैं मोटे होते जा रहे हैं, फैटी होते गए। तो ऐसे में, और ये हमको सबको पता है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ना तो मोटिवेशन है, सोच के सब सोते हैं, अगले दिन सवेरे उठ के कोई नहीं करता।
क्योंकि एक्सरसाइज करने में माइंड को पेन मिलता है और माइंड हमेशा पेन से दूर जाएगा सबकॉन्शियस। ये तो कुछ है नहीं, एक दिन में नहीं मिलता कि दिन में जाके बॉडी बन जाए जिम जाके। तो ऐसे में ये जो निट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। निट का मतलब नॉन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं। डेली एक्टिविटी में हमें थर्मोजेनेसिस क्रिएट करना है। तो हम छोटी छोटी चीजें क्या क्या कर सकते हैं। जब भी हम बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि वहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे जहाँ पे दुकान के सामने, और दुकान वाला भी परेशान रहता है, आसपास वाले परेशान रहते हैं। थोड़ा सा ना दूर में पार्क करेंगे और इतने कदम में चलूंगा। बेसिकली हमें 7,500 7,500 स्टेप्स डेली चलना चाहिए। अब वो आप कह रहे हो, अगर हमारी भी तो आदत है। मुझे कल एसपी साहब के पास जाना था, तो बाहर में गाड़ी के वो गेट कीपर रोकता भी है स्टैंड वाले, कि सर गाड़ी की पार्किंग हुआ है। और सर वो अंदर ईगो आती, मेरी गाड़ी रोका है। हम तो साहब एसपी साहब के गेट के सामने जहाँ की कार खड़ी है वहीं पे गाड़ी रोकेंगे, वरना वो तो प्रेस वाले को ईगो लगता मैंने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया, जहाँ जा रहे हो उससे थोड़ा सा दूर, जहाँ पे स्पेस हो वहां खड़ा करूंगा, उतनी देर पैदल चल के जाऊंगा। है। मेरे को भी अपनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, हाँ जी। सीढ़ियां होती हैं और लिफ्ट होता है क्लिट। इस सीढ़ियों का यूज करेंगे, एक्सीलेटर का और लिफ्ट का नहीं करेंगे, ठीक है। अनलेस अनटिल बहुत इमरजेंसी नहीं। तीसरी चीज, जो डेली छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, पीने का पानी थोड़ा दूर रखनी और पीने के पानी के लिए बार बार उठ के जाए। उठ के जाए, ठीक। आपकी जो बालकनी है, खिड़की है ऑफिस की, वहां पर बार बार जाना है, बीच बीच कदम भी चलेंगे और आउटसाइड का लुक भी मिलेगा, कैंडलाइट भी मिलेगी। ऐसे ही सुबह उठ के पहले अपना बिस्तर बनाना है, रात को बिस्तर लगाना है, लगा लगाए बिस्तर नहीं चाहिए, बिस्तर को उठाइए रख दीजिए ताकि फिर लगाना पड़े। तो ये छोटे छोटे काम हैं, इसमें हमारी एक्टिविटी से फैट बर्न होगा। ये छोटे छोटे काम बहुत कुछ कर सकते हैं। संडे का दिन है, चलिए अपने घर को थोड़ा संवार लेते हैं, अपने वर्क प्लेस को थोड़ा ठीक कर लेते हैं खुद से, वर्कर से नहीं, हेल्पर से नहीं, ताकि मेरा खुद का फैट बर्न हो जाए। तो ये नीट, अगर हम ये वाला नीट छोड़ के ये वाला नीट अप्लाई करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाए। ठीक है। ये तो कुछ बातें हो गई ना, अब आप चलते चलते मैं कहूँ, जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रही है उसका मुख्य कारण जो आज की चर्चा में मुझे समझ में आया, खान पान तो है, पर उससे कहीं ज्यादा हमारा मेंटल इमोशनल स्ट्रेस भी है, जो हम कंटिन्यू ले रहे हैं। क्योंकि हमने कहा कि दुबले पतले का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। आपने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वो बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से जो एनर्जी है उसे हम उतना कंजम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। तो कंजम्पशन के लिए 2-3 चीज़ें जो आपने सजेस्ट किया, तो मैं बोलता हूँ कि हमें शायद छोटी-मोटी एक्सरसाइज, जैसे लोग बराबर कहते हैं और आप भी कहते हो, और जो हम लोग अपनाते हैं, हालाँकि मेरी कुछ समय से छूट गई है। कम से कम 4 से 5 स्टेप अगर हम सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं, तो शायद ट्राइग्लिसराइड को बंद करने में हमारी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा-सा खाने को कम कर देना चाहिए, 3 होगा। कुछ और अगर आप ऐड करें दर्शकों को तो बेहतर है, क्योंकि हमारी कम डॉक्टर की भाषा लोग ज़्यादा समझते हैं। तो हमने एक मॉडल बनाया है 7S का। जी। 7S फॉर वेलनेस। क्या है 7S? ये अगर 7S याद आपने रख लिया तो आप वेलनेस की तरफ चल पड़ेंगे। इलनेस, इलनेस है तो रिवर्स हो जाएगी, वेलनेस की तरफ चलेंगे। अगर आप हेल्दी है तो भी वेलनेस की तरफ चलेंगे। तो पहला एस है सात्विक फूड। सात्विक फूड एंड सैलेड्स, मतलब ये, इसका मतलब क्या, सात्विक का मतलब क्या कि वो सारी चीजें जिन्हें कच्चा खाया जा सके बिना पकाए, वो ज्यादा मात्रा में अपने फूड में शामिल करें। जैसे फ्रूट्स है, सैलेड्स है, अंकुरित मूँग की दाल है, स्प्राउट्स वगैरह है। जिन्हें हम कच्चा खा सके। कच्चा खाने का मतलब ये है कि पकाने से उसके बहुत सारे जो बेनिफिशियल चीजें होती हैं वो डैमेज हो जाती है। इसे 60% अपनी डाइट का हिस्सा बना। फिर ऐसी चीजें जो कम पका के खाई जा सके उन्हें 25 से 30% के हिस्सा, जैसे दालें हो गई जो थोड़ा कम पकानी पड़ती है, अनाज हो गया। और जो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा पका के खाना खाता है, डीप फ्राइड, उसे ना के नो। जी। तो डाइट में अनाज हो गए, अनाज में अपन मिलेट को रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने हैं, जिसमें हम रेनबो डाइट भी बोलते हैं। सातों कलर की फ्रूट्स, सातों कलर की सब्जियां एक एक दिन करते हुए मंडे से लेकर संडे तक विबग्योर, जो अपना रेनबो कलर होते हैं, ऐसे अगर हम ऐड कर ले फल और सब्जियों को, अनाज को, तो हमारा सातों चीजें आपस में चेंज होती रहेंगी, मॉडिफाई होती रहेंगी और कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगी। मीठा, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, नमक, शुगर, साल्ट, जितना सफेद है मैदा, ठीक है, इसको नो।
ऑयल और जो चीज़ें हैं, अगर मीठे का रिप्लेस करना है, चीनी को गुड़ से रिप्लेस कर दें, शहद से रिप्लेस कर दें। इतना सा अगर हम कर लेंगे, तो ये हो गया सात्विक डाइट। एनिमल फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे हम थोड़ा-सा दूर रहें, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज की डेट में दूध इतना प्योर नहीं आ रहा है, जो आना चाहिए। अगर वो पनीर भी बात करें और हमारी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। है ना? जो हम प्रोटीन के पीछे पागल हो रहे हैं, प्रोटीन हमें नॉर्मल दालों से मिल जाता आइए फिर अगले एपिसोड में कंप्लीट प्रोटीन के ऊपर ही बात करूँगा, क्योंकि बहुत हो रही है और हर जगह पे कहा जा रहा है कि प्रोटीन लो, प्रोटीन लो। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग का मार्केट में आ रहे हैं, वो प्रोटीन को ही प्रमोट कर रहे हैं। टेंशन नहीं, कितना प्रोटीन लेना है इस पे आएगा। है। एस है आपसे करने स्लीप, काउंट स्लीप। देखिए, लोग ना एक्सरसाइज के पीछे इतना पागल हो रहे हैं कि नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक तो वो लेट सो रहे हैं, 1 बजे सोए, फिर सुबह उठ के जिम जाना है, 5 बजे उठ गए। आपकी बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिला, रिजनरेट ही नहीं हुई, डिटॉक्स ही नहीं हुई, और आप जाके फिजिकल वर्कआउट करके बॉडी के मसल्स को और डैमेज कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में देखने को मिल रहा है, जो ऐसे जिनको रेस्ट प्रॉपर मिल नहीं रहा है, जिम जा रहे हैं, हार्ट अटैक की केसेस बढ़ रहा है। ऊपर से वो प्रोटीन इनटेक ले रहे हैं। तो आपको 7 घंटे से 8 घंटे के बीच की साउंड स्लीप लें, और स्लीप को लेने का जो प्रॉपर टाइम है, वो है 11 बजे से लेकर 5 से 6 बजे तक। मतलब आप 11 बजे से लेकर 6 बजे तक सो सकते हैं, एकदम रिलैक्स होके, कोई बिना अलार्म के। आप बस माइंड को बोल के सोइए कि मुझे 6 बजे उठना है। सुबह उठने के बाद एकदम हड़बड़ी में नहीं कि जिम जाना था, ये छूट गया, वो छूट गया। रिलैक्स मोड में धीरे-धीरे अनफोल्ड होने दीजिए अपने माइंड को। जस्ट रिलैक्स। सनलाइट लीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए। बॉडी उठी है, वापस रीजनरेट होके प्यार करिए उससे। कॉर्टिसोल सीक्रेट होने दीजिए, और उसके बाद काम पे चलिए साउंडली। तीसरा जो चीज़ है, वो है साइलेंस। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंद्रियों को काम में लगा रहे हैं, सारा दिन रील स्क्रॉल हो रही है, माइंड ओवर एक्टिव हो रहा है। तो साइलेंस मतलब कहीं पर बैठिए, रिलैक्स कीजिए, चुप रहिए। दिन में 1 घंटा, 2 घंटे चुप रहने की आदत डालें। अपने साथ जुड़ो। पांचों इंद्रियों को शांत करना है। प्रत्याहार जिसे कहा गया है योग के अंदर। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा मेडिटेशन को लाइफ में लेकर आपको, ठीक है? फिर इसके बाद एस जो आता है, वो है स्टेप्स। स्टेप्स मतलब मूवमेंट, एक्टिविटी, जो हमने नीट की भी बात की, और 7500 स्टेप कोशिश करिए कि दिन भर में चलना है। शाम को खाना खाने के बाद निकल चलिए दोस्त के साथ या अकेले। टारगेट बनाइए सुबह, शाम को और दोपहर को, सबको मिलाकर कि मुझे 7500 स्टेप चलना है। 7.5 से लेकर 10,000 के बीच में आपके स्टेप होने चाहिए। ये नॉर्मल है, और वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। रनिंग से भी अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप ठीक हो जाए। तो क्या क्या हो गया? स्लीप हो गई, साइलेंस हो गया, सात्विक फूड हो गया, स्टेप्स हो गए। सो गए। अब जो 3 एस और बचते हैं, वो है ठीक है, सपोर्ट, सोशल। आपके पास कुछ ऐसे दोस्त यार होने चाहिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सके, सारा मेंटल इमोशनल स्ट्रेस निकल सके। सपोर्ट होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। देखिए अपने पास ऐसे कुछ खास दोस्त। वो कहा जाता है ना, व्हाट्सएप पे भी घूमता था ये मैसेज, कि एक हार्ट यूनिट के बाहर लिखा हुआ था कि दिल खोला होता अगर यारों के साथ, तो आज नहीं खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, जो हम दिन भर में मेंटल टॉक्सिन खाते हैं, इमोशनल टॉक्सिन खाते हैं, जब हम अपने खास लोगों के साथ बैठते हैं, सपोर्ट वाले लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो स्नेह करते हैं, हम डिटॉक्सिफाई हो जाए। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ समय बिताइए, खास दोस्तों के पास समय बिताइए। ये हो गया सपोर्ट। फिर हो गया सनलाइट, जो आज हमारी लाइफ से निकलते जा रही है। सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा। 10 से 15 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर लीजिए, खासकर अर्ली मॉर्निंग की लाइट। आंखें बंद करके उसे अपनी बॉडी में जाने दीजिए। सनलाइट केवल विटामिन डी नहीं बनाता, वो हमारे सातों चक्रों को भी एक्टिवेट करता है। जैसे पौधों को सनलाइट की जरूरत होती है, जैसे अनाज में जब कीड़ा लग जाता है, सनलाइट में रख देते हैं, अच्छा हो जाता है। सेम टू सेम जब हम अपने आप को सनलाइट में रख देते हैं, तो हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म ठीक होने शुरू। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च अभी आनी बाकी है, और आ भी रही है। इस सनलाइट का बहुत बड़ा रोल। और लास्ट एस बचता है, वो है स्ट्रेस फ्री। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना होगा, और ये हमें सीखना होगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमें अपने अंदर का जो सिस्टम है, उसे स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए माइंड की साइंस को सीखना होगा, जो हम कहते हैं माइंड की साइंस और मेडिटेशन। ये 2 स्ट्रेस को बहुत अच्छा हैंडल करती हैं। हम जो पॉजिटिव एनर्जी में सिखाते हैं, एनएलपी की साइंस और पीएनपी की साइंस। ये अगर साथ ऐसा फॉलो करते हैं,
तो मुझे लगता है इलनेस से वेलनेस की तरफ बहुत इजीली मूव किया जा सकता तो दोस्तों, आप भी ये 7S को फॉलो करें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे 7 स्टेप्स ऑफ वेलनेस की। 7 कलर होते हैं, 7 ही चक्र होते हैं और 7 ही हेल्थ के डायमेंशन होते हैं। इन सातों विषयों पे जुड़े रहिए हमारे साथ अपने आप को वेलनेस रखने के लिए, इलनेस से वेलनेस की ओर। अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। मैं नरेंद्र पांडे और डॉक्टर अनिल गुप्ता फिर आएंगे, सफर पे पहुंचाएंगे आपको वेलनेस की ओर। नमस्कार। है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।